ठीक है, तो आइए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। सोचिए कि ऐसे बोर्ड गेम के बारे में जैसे मोनोपोली, जहां नियम कुछ इस तरह से बनाए गए हों कि बाकी खिलाड़ी चाहे कितनी भी समझदारी से खेलें, आखिर में सारा पैसा और सारी प्रॉपर्टी घूम फिरकर सिर्फ एक ही खिलाड़ी के पास चली जाए और बाकी सब पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएं। एग्जैक्टली। अब अगर आम जिंदगी में किसी गेम की ऐसी शर्त हो तो शायद ही कोई उस गेम को खेलना चाहेगा। लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई ये गेम अंदर से टूटा हुआ है। हाँ, धोखा है। ऐसे गेम में हिस्सा लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता जहां नतीजा पहले से किसी एक वर्ग के हक में तय हो। राइट। यहाँ पर फेयर प्ले यानी निष्पक्ष खेल का सिर्फ दिखावा होता है। एक ऐसी स्थिति जहां हार और जीत इंसान की मेहनत पर नहीं बल्कि उन नियमों पर निर्भर करती है जो पहले से ही किसी एक के पक्ष में झुके हुए हैं। ऐसे सिस्टम में जो व्यक्ति पहले से आगे है वो लगातार आगे बढ़ता जाता है और जो पिछड़ा हुआ है उसके निकलने के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां आज का ये विश्लेषण शुरू होता है। इस डीप डाइव में हम इसी मोनोपोली वाले कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल अलग और काफी पुराने नजरिए से देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है वो एक किताब के अंश है जिसका नाम है लेजिस्लेटिव मिरेकल्स इन द कुरान। और इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है इस्लाम में रिबा यानी ब्याज, जिसे सूद या यूजरी भी कहा जाता है, उसको पूरी तरह से मना करने का कानून। राइट, रिबा का प्रोहिबिशन। हाँ, आज हमारा मकसद ये समझना है कि एक प्राचीन धार्मिक टेक्स्ट आधुनिक आर्थिक असमानता और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या कहता है, जो आज के दौर में बहुत रेलेवेंट है। हाँ, पर शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है। हम यहाँ इन धार्मिक या आर्थिक धारणाओं का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम किसी एक सिस्टम की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। राइट। हमारा लक्ष्य सिर्फ इस किताब में प्रस्तुत किए गए इस अनोखे नजरिए को समझना है जो धर्म और एक आर्थिक प्रणाली के कनेक्शन को दर्शाता है। जो चीज इस टेक्स्ट को इतना विश्लेषणात्मक बनाती है वो ये है कि आमतौर पर धार्मिक नियमों को सिर्फ आत्मिक शुद्धि या व्यक्तिगत नैतिकता का मामला समझा जाता है, एक स्पिरिचुअल चेकलिस्ट की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन इस सोर्स मटेरियल को पढ़ने पर पता चलता है कि यहाँ मुद्दा सिर्फ नैतिकता का नहीं है, ये एक ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस है। ओके। ये इस बात की गहराई में जाता है कि धन का संचालन यानी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ किसी भी समाज के जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर पैसा नहीं घूमेगा और कुछ ही जगह जमा हो जाएगा तो समाज का ढांचा ही गिर जाएगा। राइट, बिल्कुल। सोर्स कहता है कि पैसा समाज के लिए वैसा ही है जैसे शरीर के लिए खून। अरे वाह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। हाँ, अगर खून किसी एक अंग में जमा हो जाए तो शरीर काम नहीं कर सकता ना। वही हाल इकोनॉमी का होता है। तो इस मुद्दे को समझने के लिए उस सख्त धार्मिक कानून पर आते हैं जो इस पूरे फ्रेमवर्क का आधार है। सोर्स मटेरियल में कुरान की सूरा अल बकरा की आयत 2279 का सीधा हवाला दिया गया है। इसकी भाषा काफी कड़ी है। इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर यूजरी या रिबा को नहीं छोड़ा गया तो इसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान समझा जाए। नोटिस ऑफ वॉर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। वही तो। आगे ये भी लिखा है कि पछतावा करने पर सिर्फ मूलधन यानी ओरिजिनल कैपिटल सम वापस लेने का अधिकार है। यानी कानून ये तय करता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ना तो ज्यादा मांगकर और ना ही कम देकर। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या हुआ? जंग का ऐलान, आमतौर पर जब कोई नियम टूटता है तो फाइन लगता है या जेल होती है, लेकिन यहाँ सीधे जंग की बात हो रही है। हाँ, भाषा की इस शिद्दत को समझना जरूरी है। एक आर्थिक लेन देन के लिए, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इतनी अल्टीमेट वार्निंग क्यों दी गई है? आज के दौर में तो ब्याज एक आम चीज है। बैंक से लोन लीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट दीजिए, इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ये तो आधुनिक बैंकिंग का आधार है। राइट। तो फिर इस टेक्स्ट में इसे इतना बड़ा अपराध क्यों माना गया है कि सीधे युद्ध की घोषणा हो रही है? देखिए, सोर्स टेक्स्ट इस कड़ी भाषा का इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति को डराने के लिए नहीं करता, बल्कि एक ऐसी बीमारी को दर्शाने के लिए करता है जो पूरे सामाजिक ढांचे को तबाह कर सकती है। सामाजिक ढांचों को तबाह करना कैसे? इसको इस तरह से समझना होगा। जब कोई चोरी करता है या धोखा देता है तो वो किसी एक इंसान या संस्था को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, एक हद तक सीमित होती है ये चीज। लेकिन टेक्स्ट का नजरिया ये है कि उसूर या ब्याज का सिस्टम पूरे समाज का नुकसान करता है। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। ओह, अच्छा। सोर्स इसे नोटिस ऑफ वॉर इसलिए कहता है क्योंकि एक गलत आर्थिक प्रणाली किसी भी हथियार से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। ये गरीबी को बढ़ाता है और धन को एक ही जगह रोक देता है। एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे पूरे समाज को खोखला कर देती है। एग्जैक्टली। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आज के दौर का एक आम इंसान शायद इस बात से सहमत ना हो। लोग तो इंटरेस्ट को इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मुआवजा मानते हैं। हाँ, या फिर लेंडर जो रिस्क ले रहा है उसकी फीस मानते हैं। बिल्कुल। अगर कोई अपना पैसा किसी दूसरे को दे रहा है तो उस पैसे को वापस ना आने का रिस्क भी तो है ना। उस रिस्क के बदले कुछ तो मिलना चाहिए। इस मॉडर्न कैपिटलिस्ट लॉजिक को ये प्राचीन टेक्स्ट कैसे काउंटर करता है? देखिए, सोर्स मटेरियल रिस्क या इन्फ्लेशन को डिनाई नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंटरेस्ट के मैथमेटिकल नेचर पर सवाल उठा रहा है। मैथमेटिकल नेचर मतलब? टेक्स्ट के मुताबिक रिस्क तब वैलिड है जब प्रॉफिट और लॉस दोनों में बराबरी की हिस्सेदारी हो, लेकिन रिबा या इंटरेस्ट में लेंडर का प्रॉफिट पहले से गारंटीड होता है, चाहे बोरोवर का बिजनेस डूबी क्यों ना जाए। सही कहा, ये एक तरफा सुरक्षा है।
और जब ये एक तरफा सुरक्षा लंबे समय तक पूरी इकोनॉमी पर लागू होती है तो इसके नतीजे भयानक होते हैं। कैसा नतीजा? यहाँ सोर्स में एक बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा पेश किया गया है। किताब में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट का हवाला है जिसमें स्थापित किया गया है कि आने वाले 30 से 50 सालों में देश का सारा धन सिर्फ 50 अमेरिकन परिवारों के हाथों में सिमट जाएगा। वेट, रुकिए, सिर्फ 50 परिवार? हाँ, और बाकी आम जनता के पास लगभग कोई वेल्थ या धन नहीं बचेगा। ये आंकड़ा तो सच में हजम करना मुश्किल है। एक पूरे देश का धन, जहां करोड़ों लोग रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज नई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वो घूम फिरकर आखिर में सिर्फ 50 परिवारों के पास कैसे जा सकता है? ये सुनने में अजीब लगता है पर इसके पीछे का मैथ काफी सिंपल है। यहाँ हमें उस मैकेनिज्म को गहराई से समझना पड़ेगा। एक इंटरेस्ट ड्रिवन सिस्टम डायरेक्टली इस नतीजे तक कैसे पहुंचाता है? आम इंसान की कमाई अचानक इन चंद परिवारों की तिजोरियों में मैथमेटिकल तरीके से कैसे ट्रांसफर हो जाती है? इस वैक्यूम क्लीनर इफेक्ट को समझने के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी चक्रविधि विकास और लीनियर ग्रोथ यानी सीधी रेखा के विकास के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। अच्छा। आम इंसान की कमाई लीनियर होती है। एक व्यक्ति जितने घंटे काम करता है या जितना उत्पादन करता है उसे उतनी ही सैलरी मिलती है। ये एक फिक्स्ड और धीमी रफ्तार से बढ़ने वाली चीज है। राइट, मैं जितना काम करूंगा मुझे उतना ही पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ ब्याज यानी इंटरेस्ट एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल रेट पर बढ़ता है। जब किसी लोन पर इंटरेस्ट लगता है और फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। बिल्कुल, तो वो डेट एक ऐसी स्पीड पकड़ लेता है जिसका मुकाबला कोई भी इंसानी मेहनत या लेबर नहीं कर सकती। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इकोनॉमी में जो नया पैसा बन रहा है, जो नई वैल्यू जुड़ रही है, वो मेहनत करने वालों की जेब में जाने के बजाय सीधा इंटरेस्ट बनकर कैपिटल ओनर्स के पास जा रही है। यही इस पूरे आर्ग्यूमेंट का कोर है। कल्पना कीजिए एक बड़ी आबादी बैंकों से लोन लेती है, घर लेने के लिए, गाड़ी के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए। हाँ, वो आबादी अपनी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा हर महीने इंटरेस्ट के रूप में चुकाती है। वो पैसा हवा में तो गायब नहीं होता ना। राइट, वो सीधा उन संस्थानों और उन चंद लोगों के पास जा रहा है जो उस कैपिटल को कंट्रोल करते हैं। यानी जो लोग पहले से ही धनवान हैं, उन्हें अब और धन कमाने के लिए कोई फिजिकल मेहनत या इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है। उनका पैसा ही उनके लिए नया पैसा बना रहा है। ये तो वही मोनोपोली वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। समय के साथ मेहनत करने वाले वर्ग का पैसा लगातार घूमकर इन्हीं चंद लोगों के अकाउंट में जमा हो जाता है, जिसे सोर्स ने 50 फैमिलीज वाले आंकड़े के जरिए समझाया है। ये एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी बन जाती है जहां आम लोग बस उधार चुकाने में लग जाते हैं और जो सिस्टम के टॉप पर है वो बिना कुछ किए रिचर होते जाते हैं। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो फिर दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स इस सिस्टम को क्यों बनाए हुए हैं? अगर ये मैथमेटिकल रियलिटी इतनी क्लियर है कि डेट एक्सपोनेंशियल है और इनकम लीनियर है, तो इस लूप को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? लोग इस धोखे को देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्रोसेस बहुत धीमा लगता है। जब कोई व्यक्ति साल का 8% या 10% इंटरेस्ट दे रहा होता है तो उसे लगता है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आसान किश्तों में पैसा चुका रहा है। उसे उतना बुरा नहीं लगता उस वक्त। हाँ, वो पूरी इकोनॉमी पर इसके मैक्रो लेवल असर को नहीं देख पाता। सोर्स कहता है, डील नॉट अनजस्टली बाय आस्किंग मोर और यू शैल नॉट बी डेल्ट विद अनजस्टली बाय रिसीविंग लेस। मतलब अन्याय ना करो और तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। राइट। इंटरेस्ट का सिस्टम इनहेरेंटली अनजस्ट इसलिए माना गया है क्योंकि ये आर्थिक असमानता की खाई को बिना किसी आवाज के लगातार बढ़ाता है। जैसा कि किताब बताती है, ब्याज सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है। तो फिर क्या है? ये धन को गिने चुने हाथों में इकट्ठा करने का एक ऑटोमेटिक वेल्थ ट्रांसफर मैकेनिज्म है। जिसके पास कैपिटल है वो लगातार बिना मेहनत किए जीत रहा है और जिसके पास सिर्फ लेबर यानी मेहनत है वो लगातार पिछड़ रहा है। तो एक तरफ हमारे पास वो प्राचीन आयत है जो उसूरी को सख्ती से मना करती है और उसके खिलाफ जंग का ऐलान करती है। और दूसरी तरफ आधुनिक इकोनॉमिक्स का ये मैथमेटिकल मॉडल है जो दिखाता है कि इंटरेस्ट कैसे वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन करता है। इन सबको देखकर दिमाग में ख्याल आता है। क्या ख्याल? क्या हम इस प्राचीन टेक्स्ट को एक तरह का शुरुआती एंटी मोनोपोली या एंटी ट्रस्ट लॉ समझ सकते हैं? ओह, ये काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। जैसे आज की सरकारें बड़ी टेक कंपनियों को तोड़ने पर मजबूर करती हैं ताकि एक ही कंपनी पूरा मार्केट ना खा जाए, क्या उस वक्त इस टेक्स्ट ने इंटरेस्ट को बैन करके वही सामाजिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की थी? इस सोर्स मटेरियल का सबसे मजबूत पहलू यही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा पिक्चर है वो ये है कि टेक्स्ट इस पूरे फ्रेमवर्क को डिवाइन लेजिस्लेशन यानी ईश्वरीय कानून की महानता के रूप में प्रस्तुत करता है। डिवाइन क्यों? क्योंकि ये कानून इस बीमारी का इलाज उसकी जड़ से करता है, ना कि सिर्फ उसके लक्षणों का। अगर इंसानी कानून की बात करें तो उसमें हमेशा लूप होल्स निकाल आते हैं। हाँ, आधुनिक आर्थिक प्रणालियों में एंटी मोनोपोली लॉज आते हैं लेकिन कंपनियां बचने के नए तरीके ढूंढ लेती हैं। एग्जैक्टली। इंटरेस्ट रेट्स को कैप किया जाता है लेकिन नए फीस और हिडन चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। अरे हाँ, प्रोसेसिंग फीस, कन्वीनियंस फीस, पता नहीं क्या क्या लग जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन इस टैक्स के ईश्वरीय कानून में सिर्फ मूलधन यानी ओरिजिनल कैपिटल सम वापस लेने की ही सख्त इजाजत दी गई है। इसका एकमात्र मकसद किसी भी तरह के शोषण की गुंजाइश को ही पूरी तरह से खत्म कर देना है। मतलब जीरो इंटरेस्ट? मूलधन वापस लेने का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 100 रुपए दिए गए हैं तो वापस सिर्फ 100 रुपए ही आएंगे। बिल्कुल। पर यहाँ एक नया सवाल फिर उठता है। बोलिए। अगर किसी व्यक्ति को 100 देकर 100 ही मिलना है तो वो इंसान अपना पैसा उधार देगा ही क्यों?
ये सबसे आम सवाल है जो इस टॉपिक पर पूछा जाता है। है ना? वो तो उस पैसे को अपने पास ही दबा कर रख लेगा या घर में कहीं छुपा देगा। ऐसे तो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा ही नहीं। एक कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमी बिना किसी लालच के कैसे आगे बढ़ेगी? यहाँ पर सोर्स का नया नजरिया सामने आता है। टेक्स्ट के मुताबिक जब ब्याज जैसी फ्री और गारंटीड इनकम का रास्ता बंद हो जाता है तो धनवान लोगों के पास अपने पैसे को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। और वो रास्ता क्या है? इकोनॉमी में एक्चुअल निवेश, यानी रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना। उन्हें आम लोगों के बिजनेसेस में पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, जहां उन्हें प्रॉफिट और लॉस दोनों का रिस्क उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे होता यह है कि पैसा तिजोरियों में बंद नहीं होता, बल्कि प्रोडक्टिव कामों में लगता है। नई फैक्ट्री बनती है, रोजगार पैदा होता है, नए आइडियाज पर काम होता है। वाह, ये तो पूरा गेम ही चेंज कर देता है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि कैपिटल ओनर ने उस बिजनेस का रिस्क शेयर किया है, इसलिए अगर बिजनेस फेल होता है तो सारा बोझ सिर्फ उस मेहनत का इंसान पर नहीं पड़ता। यही वो मैकेनिज्म है जो धन को समाज में घूमने पर मजबूर करता है और उसे किसी एक जगह इकट्ठा होने से रोकता है। ये मैकेनिज्म सच में काफी अलग ढंग से काम करता दिख रहा है। आमतौर पर हिस्ट्री को या प्राचीन किताबों को बस उनके जमाने के हिसाब से एक नैतिक गाइड मान लिया जाता है। हाँ, एक स्पिरिचुअल चेकलिस्ट की तरह बस। लेकिन इस किताब के अंश ये दिखाते हैं कि आर्थिक शोषण और धन के केंद्रीकरण का डर सदियों पहले भी उतना ही बड़ा था जितना आज के कॉर्पोरेट मोनोपोली वाले दौर में है। बल्कि शायद उस दौर के टेक्स्ट ने इस मैथमेटिकल खतरे को आधुनिक दुनिया से पहले ही भांप लिया था और इसीलिए इसे सीधे एक ऐलानी युद्ध के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें पता था कि अगर इंटरेस्ट मॉडल को आज़ादी मिली तो वो समाज का पूरा ढांचा निकल जाएगा। और इसी वजह से इस सोर्स में इसे आम कानून से ऊपर रखकर डिवाइन लेजिस्लेशन का दर्जा दिया गया है। एक इंसानी नियम शायद थोड़ी मोहलत दे दे, आर्थिक प्रगति का लालच देकर शोषण को नजरअंदाज कर दे, पर यह कानून कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इस टेक्स्ट के अनुसार जो कानून इंसानियत को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है वो समझौता नहीं करता। यूजरी पर कंप्लीट बैन लगाना इस बात का सबूत माना गया है कि इनइक्वालिटी यानी असमानता की जड़ को ही काट दिया जाए, ताकि मेहनत करने वाला वर्ग सिर्फ उन 50 परिवारों जैसी किसी पावर का आर्थिक गुलाम बनकर ना रह जाए। एग्जैक्टली। ये कानून इस बात की गारंटी बनाता है कि वेल्थ एक छोटे से वर्ग की मोनोपोली ना बन जाए। तो आइए इस गहन विश्लेषण को समेटते हैं और इसके मुख्य बिंदुओं का एक सार प्रस्तुत करते हैं। आज के इस डीप डाइव से ये साफ होता है कि रिबा यानी यूसूरी को इस्लाम में इसलिए इतना बड़ा गुनाह माना गया है और इसके खिलाफ इतनी आक्रामक भाषा इस्तेमाल की गई है क्योंकि सोर्स के मुताबिक ये अल्टीमेटली पूरे समाज के धन को निचोड़कर चंद हाथों में डाल देता है। ये मेहनत करने वालों की लीनियर इनकम को इंटरेस्ट के एक्सपोनेंशियल आग में झोंक देता है, जहां से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और उन 50 परिवारों का जो आंकड़ा अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने दिया है, जिसका जिक्र इस किताब में है, वो इस प्राचीन चेतावनी का एक आधुनिक प्रमाण पेश करता है। ये दिखाता है कि ब्याज पर आधारित आर्थिक प्रणाली कैसे मैथमेटिकल तरीके से धन का केंद्रीकरण करती है और सामाजिक असमानता को बढ़ाती है। इस इंफॉर्मेशन का आज के दौर में बड़ा भारी महत्व है। लोग आमतौर पर आर्थिक प्रणालियों को एक सेट बैकग्राउंड की तरह मान लेते हैं जिसमें बदलाव नहीं हो सकता। इंसान बैंकिंग सिस्टम और इंटरेस्ट रेट्स को कुदरती कानून की तरह देखता है जो कभी नहीं बदलेंगे। पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इस विश्लेषण से ये समझ आता है कि प्राचीन टेक्स्ट आधुनिक धन के केंद्रीकरण के बारे में कितनी गहरी और सिस्टमैटिक चेतावनी देते हैं। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में, जहां हर रोज नए आर्थिक क्राइसिस या स्टॉक मार्केट क्रैश की खबरें आती हैं, प्राचीन ज्ञान इन आधुनिक आर्थिक समस्याओं पर एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चरल नजरिया पेश कर सकता है। ये हमें बताता है कि धन का समान वितरण कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक बुनियादी इंसानी जरूरत है जो समाज को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। इस पूरी चर्चा ने कई पक्के माने जाने वाले नियमों पर सवाल खड़े किए हैं। बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस उठाए आज हमने। हाँ, लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक नया और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना जरूरी है। बोलिए। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ड्रिवन आर्थिक प्रणाली लगातार धन को ऊपर की तरफ धकेल रही है और इसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन अगर सच में ग्लोबल लेवल पर एक जीरो इंटरेस्ट इकोनॉमी बनानी हो तो आधुनिक दौर में जहां इन्फ्लेशन यानी महंगाई लगातार बढ़ती है, वहां ग्लोबल ट्रेड कैसे काम करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसी दुनिया में जहां पैसे की परचेजिंग पावर वक्त के साथ गिरती है, वहां बिना किसी एक्स्ट्रा रिटर्न की गारंटी के बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स या क्रॉस बॉर्डर बिजनेस मॉडल्स बन पाएंगे? क्या बिना ब्याज की इकोनॉमी तरक्की को रोक देगी, या फिर ये इंसानियत को एक नया और ज्यादा फेयर इनोवेशन मॉडल ढूंढने पर मजबूर करेगी? ये एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आगे गहराई से विचार करने की बहुत गुंजाइश है। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। अगले सोर्स के साथ फिर मिलेंगे। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।